Tell me of DNA and RNA, basic structure of DNA and RNA. Nucleotide. Okay. And nucleotide is made up of what? Nucleotide is formed of pentose sugar, phosphate group, and nitrogenous base. Okay. Nitrogenous bases are divided into which two groups? Fast reply करो तुम लोग. Nitrogenous bases is divided into which two group? Harshita, Ira, Ekta, Diksha, Devashish, Athar, Aryan, Arya, Janvi, Zihana. बेटा रिप्लाई करो. Purine and pyrimidine. Pyridine, pyrimidine नहीं. Purine and pyrimidine. Nitrogenous bases. Types of nitrogenous bases. Purine and pyrimidine, correct है. Which type of ring structures? Homocyclic or heterocyclic? Which type of ring structure? Homocyclic and heterocyclic. Heterocyclic. Okay. Which is two ring? Which is one ring structure? Purine and pyrimidine. Which one is two ring structure? Which one is two ring structure? Types of purine. Types of purine. Purine two ring, pyrimidine single ring. Correct है. Types of purine बेटा. एडनिन एंड गुआनिन. ओके. चलो बाकी नोट्स कंप्लीट हो गए. ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया आपने. मॉलिक्यूलर वेट की डेरिवेटिव क्या ग्रुप है, किस पोजीशन पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई. इस चैप्टर की और इस इंफॉर्मेशन की लिंक है आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो 12th में है.
ओके, यहाँ पे आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, वहां पे आप डीएनए का फुल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डीएनए, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, एंड देन मॉडिफिकेशन, देन उनकी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाई आरएनए डिस्कवर्ड फर्स्ट, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको उस चैप्टर में देखनी होगी। दैट्स वाई इस बेसिक्स जो है यहाँ पे, इनको आप एकदम स्ट्रांग रखोगे। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। यूरेशियल सोर्स टॉटोमेरिक सिव। टॉटोमेरिस होता है existing in more than one form. ओके, मतलब इंटर कन्वर्टेबल होगा, चेंज कर सकता है दोनों फॉर्म। ओके, क्लियर है? ठीक है। द कीटोटोटोमर to the lactam structure. The ketototomer is referred to the lactam structure, while the enol और keto में conversion होगा. Tautomer is referred to as lactam structure. ये lactam और lactam याद रखें, ठीक है। जब कीटोटोटोमर के फॉर्म में रहता है यूरेसिल तो आप उसको लैक्टम बोलते हो, जब एनॉल फॉर्म के स्ट्रक्चर में रहेगा तो उसको लैक्टम स्ट्रक्चर कहते हैं। These tautomeric forms are predominant at pH 7. It means कि न्यूट्रल pH पे टॉटोमेरिस को शो करता है। ओके, मोस्ट कॉमन कौन सा है? कीटो फॉर्म। मोस्ट कॉमन lactam structure, keto form is the most common form of uracil. ओके, 5 फ्लोरो यूरेसिल मतलब फिफ्थ पोजीशन पे आप अगर फ्लोरीन को ऐड कर देते हो तो उससे एक ड्रग बन जाती है, एंड दैट इज 5 फ्लोरो यूरेसिल. इट इज एन एंटी कैंसर ड्रग. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, आपको एंटी कैंसर ड्रग का नाम याद रखना है, 5 फ्लोरो यूरेसिल. यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो बनती है एक एंटी कैंसर ड्रग, that is 5 fluoro uracil. And common structure of uracil is lactam structure, which is ketototomer. ठीक है, and uracil shows tautomeres. Tautomeres is the phenomena where a single chemical compound tends to exit in two or more interconvertible structure. Is it clear? Clear है? स्ट्रक्चर देख लिए थे हम लोग, है ना? सभी रिंग स्ट्रक्चर समझ में आया, देखा होगा कल, टाइम भी दिया होगा इसको. प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आ जाते हैं, जिसमें 6 पोजीशन पे 6 अमाइनो पोजीशन, एंड गुआनिन में 6 ऑक्सो पोजीशन एंड 2 अमाइनो पोजीशन. ये डिफरेंस याद रहना चाहिए आपको. हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में 4 नाइट्रोजन है. ये सब बेसिक्स इंफॉर्मेशन. एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, थायमीन इज मेथाइलेटेड यूरेसिल. थायमीन बोले या methylated uracil, both are the characteristics of one molecule, both are the name of one molecule, and that are present in DNA. Okay. टॉटोमेरिस शिफ्ट मतलब हम कहें कि ये A है और ये भी A है. क्लियर? मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन एक A आप ऐसे देख रहे हो, एक A आप मिरर में देख रहे हो, तो देयर इज साइड चेंज, लेकिन वो दिख रहे हैं, सिमेट्रिक है. तो ऐसा टॉटोमेरिस में नहीं होता है कि वो सिमेट्रिक होते हैं, वहां ग्रुप चेंज हो रहा है. जैसे ये कीटो ग्रुप है, इस पे ऑल OH आ जाए तो ये ऑल ग्रुप हो जाता है. एनॉल, ठीक है, तो कीटो और एनॉल ग्रुप आपस में इंटर कन्वर्जेबल है. कीटो से एनॉल में ट्रांसफर हो सकता है, एनॉल से कीटो में ट्रांसफर हो सकता है. तो वो इस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट इज टॉटोमेरिस शिफ्ट. कीटो है और एनॉल में कन्वर्ट हो गया तो कीटो टू एनॉल से, एनॉल है कीटो में कन्वर्ट हो गया तो एनॉल टू कीटो से. कलेक्टिवली दे कॉल्ड टॉटोमेरिक शिफ्ट और टॉटोमेरिस.
इसके रिएक्शंस आपको दिखेंगे, केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे। ओके, कल हम रिएक्शन लगा देंगे, हम ही बता देंगे। अच्छा, एक बार परेशान मत होना। चलो, xanthine एंड hypoxanthine, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। xanthine एंड hypoxanthine आर द म्यूटेटेड फॉर्म, मतलब ग्वानिन को म्यूटेटेड फॉर्म हो गए ग्वानिन के एंड एडेनिन, और अगर ये डीएनए की चेन में ग्वानिन और एडेनिन की जगह आ गए तो वहां पे डीएनए म्यूटेशंस को शो करता है। ठीक है, समझ में आई बात? डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा। That's why xanthine and hypoxanthines are the mutated form of guanine. These are like कि again मिमिक्री करेंगे, गुआनिन नहीं होगा, एडनिन नहीं होगा, लेकिन वो वहां पे ऐड हो जाए, वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डीएनए एक तरीके से डैमेज हो जाता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। क्लियर? तो xanthine एंड hypoxanthine, xanthine डेरिवेटिव होता है आपका एडेनिन, xanthine डेरिवेटिव होता है आपका गुआनिन का, एंड hypoxanthine डेरिवेटिव होता है एडेनिन का। जो पहले लिखा है उसको पहले के साथ, जो बाद में लिखा है यहाँ देख लो ऐसे। ओके, ड्यू टू म्यूटाजेनिक एजेंट, म्यूटाजेनिक एजेंट क्या होता है? विच कॉजेज म्यूटेशन, जो म्यूटेशन करें ऐसे एजेंट्स को म्यूटाजेनिक के एजेंट कह देते हैं। जैसे यूवी रेस से म्यूटेशन होता है, ठीक है, कहते केमिकल से म्यूटेशन हो रहा है। अभी आपने वो मूवी देख रखी है एवेंजर, देखा है? एवेंजर, एवेंजर सीरीज में हल्क को जानते हो? हल्क, उसमें क्या होता है, गामा रेडिएशन से उसके अंदर चेंजेस हुआ है। हल्क का ओरिजिन कैसे हल्क हल्क बना वो देखा है तुमने? डॉक्टर बैनर हल्क कैसे बना? ठीक है, तो वहां गामा रेडिएशन से उसका एक्सपोजर हो जाता है। यस बेटा, दैट इज म्यूटेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। ओके, तो उस केस में क्या हुआ, अब वहां पे जो भी हुआ गामा रेडिएशन ने उसको चेंज कर दिया और उसका मॉडिफाइड हो गया वो। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी वो उस केस में गामा रेडिएशन क्या हो गए, म्यूटाजेनिक एजेंट्स हो गए। ओके, मेनी कैंसर डिजीज जो आजकल स्किन कैंसर डिजीज हो रही है वो म्यूटेशन से ही हो रही है। वो हमारे पिगमेंट में म्यूटेशन, हमारे स्किन में म्यूटेशन ड्यू टू द सन रेज, ड्यू टू द यूवी रेज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब उसके पीछे रीजन है। इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ड्यू टू म्यूटाजेनिक एजेंट देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप विद OH ग्रुप। कंपाउंड वही था, लेकिन क्या हुआ, अमाइनो ग्रुप रिप्लेस हो गया OH ग्रुप के साथ। OH होगा तो ऑल हो गया, O रह गया तो कीटो हो गया। क्लियर? तो O यहाँ पे शो किया है, कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराना नहीं। ठीक है, ये वाला अमाइनो ग्रुप यहाँ पे कहा था, सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ पे था 6 पोजीशन पे। सेकेंड एंड 6 पोजीशन कभी नहीं भूलना। गुआनिन में सेकेंड पोजीशन पे, एडेनिन में 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप रिएक्ट किया है ऑल ग्रुप के साथ और रिप्लेस हो गया अमाइनो ग्रुप। अब जब उसका अमाइनो ग्रुप ही रिप्लेस हो गया है तो ये बॉन्डिंग में अफेक्ट करता है। दैट्स वाई मिसपेयरिंग होती है, एक फॉल्स पेयरिंग हो जाती है और डीएनए का बॉन्डिंग बदल जाता है और वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। बिकॉज यही नाइट्रोजनस बेस की चेन आगे जाके आप जब कोडॉन पढ़ोगे, मैंने एक हिंट आपको दिया था, कोडॉन कोड होते हैं जो कि एटीजीसी के ही फॉर्म में होते हैं। 4 ही नाइट्रोजनस बेस है यूनिवर्सल डीएनए के अंदर, और एयूजीसी प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। ओके बच्चा, तो इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से सारे प्रोटीन, सारे सारे मॉडिफिकेशन जो बॉस के हैं, बॉस के पास लैंग्वेज अपनी यही है, उसको एक ही लैंग्वेज आती है, वो एटीजीसी की कॉम्बिनेशन बना के एमआरएनए को बताता रहता है कि क्या बनना है। ओके, तो एडेनिन में जब अमाइनो डेरिवेटिव हुआ, अमाइनो रिप्लेस हुआ ऑल से, तो हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन हो गया, एंड गुआनिन में हुआ तो xanthine का फॉर्मेशन हो गया। And these are the mutated form of guanine and adenine. MCQ है बेटा, very very important. म्यूटेशन क्या होता है, अमाइनो ग्रुप रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप। Now what is nucleoside?
अभी हमने क्या देखा, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को देखा, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, a combination of nitrogenous base and pentose sugar is known as nucleoside. समझना आप, न्यूक्लियोटाइड में मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट, क्लियर। तो हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया, इस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, ओके। नाइट्रोजनस बेस के बाद हम सुगर की तरफ मूव कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज न्यूक्लियोसाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू कैन से कि न्यूक्लियोटाइड देखो, किसी का मैथमेटिकल कन्वर्जन अगर बन जाता है ना तो दैट इज टू गुड। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, कह सकते हैं हम। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटा दो तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। टाइड और साइड एस टी का ही फर्क है। एंड न्यूक्लियोसाइड इज नॉट द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैंने बताया था जब तीनों होंगे तब जाके वन यूनिट बनेगी। तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस है बेटा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी ना तो आप ये क्वेश्चंस कभी नहीं गलत करोगे। न्यूक्लियोसाइड तब तक है जब तक नाइट्रोजनस बेस और सुगर है। इट मीन्स कि न्यूक्लियोसाइड हैज नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर। आ गए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड द पेंटोस सुगर। सुगर कौन सी है यहाँ पे, या तो राइबोज है या तो डीऑक्सी राइबोज की बात हो रही है, दोनों ही क्या है, पेंटोस सुगर है। पेंटोस सुगर न लिख के राइबोज का नाम लिख देगा तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। वो तो हमने पहले ही देख लिया कि सुगर कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी प्रेजेंट है। 5 कार्बन की सुगर, पेंटोस सुगर। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ऑक्सीजन होगा तो राइबोस, ऑक्सीजन नहीं होगा तो डीऑक्सी राइबोस। ये सब कहानी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक स्टेप आगे अब चल रहे हैं। द नाइट्रोजन बेस कंबाइंड विद द कार्बन 1। अब नाइट्रोजन बेस और सुगर आपस में ज्वाइंट होंगे तो फिर से पोजीशन चाहिए ना बेटा कि कौन सा कार्बन बॉन्डिंग बनाने में रोल प्ले करेगा। तो दैट इज कार्बन 1 ऑफ पेंटोस सुगर बाय फॉर्मिंग, सुगर आ रहा है, बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहां COC था, यहाँ CNC बॉन्ड बन जाए। इज इट क्लियर? देखते हैं अभी इमेज में भी। प्यूरिन ऑलवेज ज्वाइन। अब सुगर का तो पोजीशन दे दिया कि कार्बन 1, तो अब साइक्लिक फॉर्म में आपको याद आ जाना चाहिए, कार्बन 1 इधर बताई थी मैं, याद आया? ऐसे स्ट्रक्चर पढ़े हुए हो तुम लोग पेंटोस सुगर का, 5 रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है बेटा। तो कार्बन 1 हो गया आपका पेंटोस सुगर का पोजीशन। नाउ व्हाट अबाउट द प्यूरिन? प्यूरिन जो अटैच्ड हो रहा है या पिरिमिडिन जो अटैच्ड हो रहा है उसका भी तो पोजीशन होना चाहिए। तो प्यूरिन ऑलवेज ज्वाइन विद देयर N9 position and pyrimidine always join with their N3 position. अब ये सब पढ़ते वक्त हमेशा आपके सामने स्ट्रक्चर रहना चाहिए। चलो देखते हैं N9 और N3 पोजीशन कहाँ है। प्यूरिन N9, समझे? तो यहां से आपका बॉन्ड बनेगा, क्लियर। पिरिमिडिन N3, यहां से आपका बॉन्ड। इज इट क्लियर? देखो तीनों में N3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ओके। एंड यहाँ दोनों में 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है। इज इट क्लियर? इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वही पोजीशन की बात हो रही है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस, ये माइनस मत पढ़ लेना कि मैम ने मैथ्स पढ़ाई तो माइनस कर दिया इसको। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस सुगर। इज इट क्लियर? एकदम आराम से पढ़ो, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम बेसिक चैप्टर में कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बहुत आराम से। ये सब पढ़ लोगे तो तुम आगे हमारा टाइम खुद ही सेव करोगे। ओके गुड। चलो अब देखो,
जब आरएनए है मतलब राइबोज शुगर ऐड हो रहा होगा तो क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड। एक एक स्टेप पढ़ो, देखो खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा। राइबोज शुगर ऐड होगा तो क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐड होगी तो क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। ओके। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास कितने हैं, 4, आरएनए के केस में 4, डीएनए के केस में 4, टोटल कितने हैं 5। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स कितने हो सकते हैं, 5। एक मिनट को व्हाइट कलर ले रखा है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस कितने, न्यूक्लियोसाइड कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी है 5 की। ठीक है, लेकिन एक एक में तो 4 ही है। ठीक है, आरएनए में 4, डीएनए में 4। तो अब आ जाओ, राइबोज शुगर को कर लो कॉमन, क्योंकि यही तो पेंटोज शुगर है जो कि बाइंड करने जा रही है। वेरिएबल क्या है इसमें, नाइट्रोजनस बेस। ठीक, तो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस को ले लेते हैं एडनिन। एडनिन प्लस राइबोज शुगर, एडनोसाइन। गुआनिन प्लस राइबोज शुगर, गुआनोसाइन। यूरेसिल प्लस राइबोज शुगर, यूरिडिन। साइन नहीं आएगा वर्ड, ठीक है, यूरिडिन। एंड साइटोसिन प्लस राइबोज शुगर, साइटिडिन। बन गया आपके ये न्यूक्लियोसाइड के नेम है, एडनोसाइन, गुआनोसाइन, यूरिडीन, साइटिडीन। इज इट क्लियर। AGUC किसके किसके फॉर्मेशन में बन रहे हैं, एडनिन प्लस राइबोज, गुआनिन प्लस राइबोज, यूरेसिल प्लस राइबोज, साइटोसिन प्लस राइबोज। They form adenosine, guanosine, uridine, cytidine respectively. हो गया, कहाँ आ रहा है डाउट, बताओ कोई डाउट आएगा इसमें। हम राइबोज जानते हैं, हम नाइट्रोजनस बेस जान रहे हैं, हम 9th पोजीशन जान रहे हैं इसकी, हम 3rd पोजीशन जान रहे हैं इसकी, हम 1st पोजीशन जान रहे हैं राइबोज शुगर की। नाउ मेक द कॉम्बिनेशन, फॉर्म द कॉम्बिनेशन। एडनिन आया, राइबोज, एडनोसाइन। गुआनिन आया, राइबोज आया, गुआनोसाइन। यूरिसिल आया, राइबोज आया, यूरिडीन। साइटोसिन आया और राइबोज के साथ बाइंड कर गया, साइटिडीन। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर, यस और नो। Nucleoside is the structure which formed by the combination of sugar and nitrogenous base. तो सुगर आपकी कॉमन है, नाइट्रोजनस बेस में आपने पढ़ा ना बेटा अभी 4 टाइप्स, एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 टाइप्स। तो आरएनए के अंदर आप या राइबोज के साथ आप बाइंड करते हुए देखोगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी वेरिएबल्स क्या है, 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, तो 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड बन गए। And nucleoside is simply, nucleoside यही है, nitrogenous base plus pentose sugar, together they form nucleoside. अभी क्लियर है। अब क्या, डीऑक्सीराइबोज शुगर को ले आओ, क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे लिख लो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर, थाइमिन। अब यहाँ यूरेसिल नहीं रहेगा, थाइमिन आएगा। एंड देन साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेंगे, डीऑक्सी एडनोसाइन। वहां क्या था, एडेनोसाइन, इसके आगे डीऑक्सी लगा दो बेटा, डीऑक्सी एडनोसाइन, प्रीफिक्स जुड़ गया, डीऑक्सी गुआनोसाइन। यूरिडीन एंड साइटिडीन था, यूरेसिल यहाँ पे आएगा नहीं, थाइमिन आएगा। थाइमिडीन एंड साइटिडीन के आगे डीऑक्सी लगा दो, डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। चेंज कहाँ हुआ, डीऑक्सी राइबोज शुगर में चेंज हुआ है। ओके, और नाइट्रोजनस बेस आपके हैं ही 4, थाइमिन होगा यूरेसिल की जगह। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स क्या क्या हो गए, डीऑक्सी एडनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। इज इट क्लियर।
वेरी गुड। अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोसाइड के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला बनाया था, देखो, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ये फॉर्मूला बना दिया था, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। अब ये कह सकते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस। सिंपल, इसको इधर ले जाएं, LHS और RHS पढ़े होगे तुम लोग, इधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा ये। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, रुक जाओ यहाँ साफ लिख देते हैं आप। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इज इट क्लियर? लिख सकते हैं ना, यस और नो? अब न्यूक्लियोसाइड क्या क्या था, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर था, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस सुगर में फॉस्फेट ऐड कर दिया तो अपना क्या स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज द सिंगल यूनिट ऑफ DNA एंड RNA, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर? क्या हुआ, तुम लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, एग्री नहीं कर रहे हो क्या? अरे न्यूक्लियोटाइड माइनस पी था तो माइनस पी को न्यूक्लियोसाइड की तरफ ले जाएं। थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला बनाया था, न्यूक्लियोटाइड में से पी रिमूव कर दो तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, तो पी को इस साइड ले आओ तो पी पॉजिटिव हो जाएगा, तो न्यूक्लियोसाइड में पी ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। आ गया, वेरी गुड। चलो अब न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं। इनको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ एस्टरिफिकेशन हो रहा है किसका, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, nucleotides are phosphoric acid ester of nucleoside. Direct question है ये भी। These are actually phosphorylated nucleoside. Phosphorylation means phosphorylation addition of phosphate group। कहाँ ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड पे ऐड हो रहा है, तो किसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसको दीज आर फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। एग्री? Phosphorylation is the process of addition of phosphate group। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड पे ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड पे ऐड हुआ तो न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोराइलेशन हो गया, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोटाइड इज phosphorylated nucleoside। Is it clear or not? Agree, yes, clear। तो फॉर्मूला आ गया आपका, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। द फॉस्फेट ग्रुप, अगेन अब फॉस्फेट ग्रुप को भी ज्वाइन होने के लिए कुछ जगह चाहिए बेटा, उसका मोस्ट फेवरेबल प्लेस क्या है, C5, और सेकेंड प्लेस पे किसको पसंद करता है, C3, और दो पॉसिबिलिटी है उसकी, डीऑक्सीराइबोज शुगर में। द फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन विद द C5 and C3 of deoxyribose, that's why ये दो कार्बन ऐसे दिखेंगे आपको स्ट्रक्चर में जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। C5 C3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट करेगा एंड वहां पे फॉस्फेट बॉन्ड बना देगा, लिंकिंग बना लेगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूरी होना चाहिए। अब सेकंड पोजीशन पे देखो आपका ऑलरेडी O हट गया था, H था सिर्फ, तो सेकंड पोजीशन पे पॉसिबिलिटी नहीं बचती है डीऑक्सीराइबोज के केस। देखो अब ध्यान से,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है? ये तो ऑलरेडी, ये वाला फर्स्ट पोजीशन वाला ऑलरेडी किसके साथ एंगेज हो गया, नाइट्रोजनस बेस के साथ। ये तो बना लिया था ना C1 और N9 और N3 पोजीशन पे, इसको तो भूल जाओ। अवेलेबल क्या है, राइबोस के केस में दो, सॉरी राइबोस के केस में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, डीऑक्सीराइबोस के केस में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 और 2। ये अगेन नाइट्रोजनस बेस के साथ, एकदम आराम से समझो, नहीं तो बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट पोजीशन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो चुका है नाइट्रोजनस बेस के साथ, मतलब न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन में वो रोल प्ले कर चुका है। अभी वो है ही नहीं न्यूक्लियोटाइड के केस में। ओके, नाउ विच इज अवेलेबल, carbon 5 and carbon 3 is available in case of deoxyribose, and carbon 5 and carbon 3 and carbon 2 is available in case of ribose. Which one is favorable? This one is favorable. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी वगैरह जब आपको पढ़ा दिया जाएगा ना, तब आप समझोगे कि कहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करना ज्यादा इजी है, तो वो आपको मिलेगा कि 5th कार्बन से निकालना उसको ज्यादा इजी है। दैट्स वाई सबसे पहले वो फेवर करेगा उसको। ओके, अब आगे बढ़े, इज इट क्लियर? सब रिप्लाई करो जरा, सभी रिप्लाई करो। लेक्चर ओवर होने वाला है, रीलिंक से शेयर करेंगे, रिज्वाइन करना। अभी बताओ पहले, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ये डिफरेंस आप याद रखो हमेशा, डीऑक्सीराइबोस के कार्बन 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ H होगा, एंड राइबोस शुगर के कार्बन 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। और ये पोजीशन डिफाइन करेंगे कि आप जब पढ़ते हो पोजीशंस की बदल। ओके, नाउ कम टू फर्स्ट, the phosphate group joined with the C5, C3 and C2 और C2, क्योंकि एक ही से किसी से करेगा, of ribose because they have 3 hydroxyl group. The phosphate group joined with that carbon of pentose which has hydroxyl group. और ज्वाइनिंग किसी एक से ही करेगा बेटा, पॉसिबिलिटी है। अब ये जब आप चेन बनाओगे ना, जब आप इसका पॉलीमर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हाँ, एक बार में एक पोजीशन फ्री है, जो फ्री रहेगी वहीं से वो ज्वाइन करेगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर द, ये देखो इस तरीके से, फॉस्फेट सुगर, सुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट सुगर, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, ऐसे बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं या बैकबोन ऑफ आरएनए। और नाइट्रोजनस बेस इधर आप सुगर से जोड़ते जाओ, साइड चेन। ओके, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। समझ में आ रही बात? तो ये फॉस्फेट हमेशा ऊपर वाले सुगर से, ऊपर वाले सुगर के 3rd पोजीशन से जुड़ पाएगा, और नीचे वाले सुगर के 5th पोजीशन से जुड़ेगा। दिखाते हैं, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे तब तुम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। अभी इतना समझो कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हमेशा उसको फ्री नहीं मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंगेज हो जाएंगे। एक मिनट बेटा, कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग में इश्यू आ रहा है। ओके, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। तो आप पहुंच गए कि मोनोमर यूनिट ऑफ आरएनए इज राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे सीक्वेंस चला? फिर से सुनो ध्यान से सभी। सीक्वेंस हमारा ऐसे चला था कि हम न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ने के लिए एंटर किए थे। न्यूक्लियोटाइड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एसिड सॉल्युबल पूल में मिल रहे थे, एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिला था। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स
हमारे माइक्रोमोलिक्यूल है। इनको जब हम पढ़ने के लिए एंटर किए तो हमने देखा कि ये कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड अपने आप में 3 यूनिट से बना हुआ था, फॉस्फेट, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। फिर हमने सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस को देखा। नाइट्रोजनस बेस अपने आप में दो टाइप के थे, एक प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। क्लियर? प्यूरिन अपने आप में 2 टाइप के थे, एडनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन 3 टाइप्स के थे। ओके, क्लियर है? इस तरीके से हमने वहां की समरी खत्म की थी। इज इट ओके? क्लियर है सबको? ठीक, हेट्रोसाइक्लिक, डबल रिंग, बॉन्ड, मॉलिक्यूलर वेट, वो सब बैकग्राउंड है, बट समरी यही है। अब हर बार पॉसिबिलिटी ये है कि एक 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 ही नाइट्रोजनस बेस सुगर से फॉर्म हो। तो सुगर एक ही है। सुगर की खासियत यह है कि न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज सुगर है, जो कि 2 टाइप के हो गए, या तो राइबोज है या तो डीऑक्सीराइबोज है। ये हमारा इंग्रेडिएंट हम बना रहे हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज है। ओके बच्चा, अब जब ए GCTU राइबोज के CT नहीं आएगा, एक्सेप्ट T, ये बाइंड किए तो क्या बना है, प्लस राइबोज एक्सेप्ट T, दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बन गया था हमारा। ओके, ऑल ऑफ देम they combine with the AGCT, they combine with the deoxyribose, deoxyribose, then this structure is formed deoxyribonucleoside. Is it clear? ओके, नाउ व्हाट, इन दोनों न्यूक्लियोसाइड, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड बन गया, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड बन गया, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बन गया। इन दोनों को फॉस्फेट से ऐड कर दिया, फाइनली हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोटाइड मिल गया। ये समरी चली हमारी। अब जहां पे भी एडिशन हो रहा है वहां पे बॉन्डिंग आएगी, वहां पे पोजीशन आएगी, वहां पे इंफॉर्मेशन आएगा, बट एट द एंड व्हाट, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक फॉस्फेट होगा। ये जो फॉस्फेट यहाँ पे रह गया था आपका, वो न्यूक्लियोसाइड में ऐड हो गया। ओके, एडिशन ऑफ फॉस्फेट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। दैट्स व्हाई हम न्यूक्लियोटाइड को क्या कह रहे थे, फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सानिया, मैंने तो ये समरी की थी बेटा, समरी की है पूरा। अभी जो आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, उसको उसका समरी किया कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब आप एंटर किए तो आपने देखा कि वहां पे फॉस्फेट है, सुगर है, नाइट्रोजनस बेस है। अब आप एक एक को डिटेल में पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा वेरिएशन है नाइट्रोजनस बेस के अंदर। तो आप नाइट्रोजनस बेस के अंदर गए, आप प्यूरिन देखे और पिरिमिडिन देखे, डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। देन आप उनने उनके टाइप्स देखे, क्लियर। फिर आप शुगर पे आए, तो शुगर में फिर से आपने टाइप्स देखा कि है तो वो पेंटोज शुगर, लेकिन वो राइबोज का डेरिवेटिव भी है, तो राइबोज हो गया और डीऑक्सीराइबोज हो गया। नाउ कॉम्बिनेशन कराना स्टार्ट किया हमने, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर को पहले कंबाइन किया तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा था। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें पांचों में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर चाहिए था। तो 4-4 का सेट रहता है राइबोज में, 4 का रहेगा डीऑक्सीराइबोज के साथ। 4 नाइट्रोजनस बेस जो राइबोज के साथ फॉर्म करेंगे तो बनेंगे राइबोन्यूक्लियोसाइड। 4 नाइट्रोजनस बेस जो डीऑक्सीराइबोज के साथ बाइंड करेंगे तो बनेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। नाउ व्हाट, थर्ड कंपोनेंट हमारे पास था फॉस्फेट।
फॉस्फेट हमारा आएगा तो न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे चार चार न्यूक्लियोसाइड बने तो उसी तरीके से चार चार न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बने। अभी क्लियर? अब आ जाओ एनसीईआरटी क्या कहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी देख लेना, मार्क करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। कार्बन कंपाउंड ही थे, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के साथ कुछ और भी है वहां पे, तो नाइट्रोजन था। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। When found attached to a sugar, they are called nucleoside. देखो कितना शॉर्ट में लिखा, आपने एक एक सुगर को देख लिया, आपने एक एक नाइट्रोजनस बेस को देख लिया। दिस इज लाइक अ सिलेबस, सिलेबस दिया है पैराग्राफ में, इसको आपको एक्सप्लोर करना है। If a phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotide. That's why आप इसको क्या बोल लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप का सुगर के साथ एस्टरिफिकेशन हो रहा है। Adenosine, guanosine, thymidine, uridine and cytidines are nucleoside। देखा हमने, ये भी हो गया, मार्क कर लेना एनसीईआरटी तुम लोग। न्यूक्लियोसाइड है, कोई न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में गलती नहीं करेगा। अब भी देखो वहां पे नाम नहीं दिया था, यहाँ पे नाम दे दिया, ये ऐड कर लेना। एडनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड। ये एसिड वर्ड कहाँ से आ रहा है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो रहा है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड हो रहा है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का आयनिक फॉर्म हो गया फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो वहां पे एसिड बनते जा रहा है। तो जो आपका एडेनोसाइन था वो क्या हो गया, एडनाइलिक एसिड। जो आपका गुआनोसाइन था वो क्या हो गया, गुआनिलिक एसिड। जो आपका यूरिडीन था वो क्या हो गया, यूरिडिलिक एसिड। जो आपका साइटिडीन था वो हो गया साइटिडिलिक एसिड। इज इट क्लियर? थाइमिडीन था वो हो गया थाइमिडिलिक एसिड। Now what you have to do, just make a column. Okay, make a column, nitrogenous base, nucleoside and nucleotide. टेबल बनाना, कॉलम बनाना, नाइट्रोजनस बेस के टाइप लिखो AGCT। ठीक है, AGCT में आप न्यूक्लियोसाइड बनाते वक्त ऐड करो सुगर को A+S एंड नाम दो इसको एडनोसाइन। ठीक है, फिर एडनोसाइन को ऐड करो आप फॉस्फेट के साथ एंड नाम दो इसको एडनाइलिक एसिड। ये आज का होमवर्क रहेगा, इसको बना के मुझे सबमिट करो। सेम वे में आप जी के साथ करो, सी के साथ करो, टी के साथ करो एंड यू के साथ। ओके, क्लियर है? समझ में आया? किसको नहीं आया? नहीं आने वाला भी है क्या कोई क्लास में? एक तो बेटा तुम लोगों ने ना 8-10 बच्चों ने जिम्मेदारी ले रखी है, पूरे 40 बच्चों की, सिर्फ वही रिप्लाई कर। इज इट क्लियर? अगर आपको इस पैराग्राफ की समरी बनानी है तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मेक अ टेबुलर फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू टेबुलर फॉर्म। You know nitrogenous base, write down the nitrogenous base. When nitrogenous base bind to the sugar, specify sugar. ठीक है, सिर्फ यूरेसिल के केस में आप स्पेसिफाई कर दो, थाइमिन के केस में स्पेसिफाई कर दो, बाकी दोनों तो बाकी तीन तो आपको दोनों में पाए जाएंगे, डीएनए में भी आरएनए में भी। तो राइबोस के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस के साथ भी बाइंड कर सकते
ओके, समझ में आया? न्यूक्लियोसाइड के चाहो तो 2 कॉलम कर लो, आरएनए और डीएनए कर लो यहाँ पे, तो फिर फुल फ्लेज हो जाएगा। रुको 1 मिनट, मुझे स्क्रीन बदलने दो। नाइट्रोजनस बेस, सुगर, न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ये हम इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि जब आप यहाँ पे करोगे ना तो थायमिन, यूरेसिल आप यहाँ पे आओगे तो फिर बाकी सब नोन है कि डीऑक्सी लग जाएगा, सिर्फ यूरेसिल और थायमिन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। बट ठीक है, आप ऐसे कर लेना। एंड लास्टली आप लिखोगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजनस बेस की एंट्री यहाँ करो, AGCTU। अब इट इज अप टू यू, आप इसका फुल फॉर्म लिख लो, आप इसके ब्रैकेट में प्यूरिन पिरिमिडिन लिखना चाहो वो लिख लो, जो इन्फॉर्मेशन आपसे ऐड हो जाए वो आप लिख लो, ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से करो। फिर शुगर में आपके पास 2 ऑप्शन है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, तो आप ए के सामने 2 कॉलम रखो, राइबोस डीऑक्सीराइबोस। सेम वे में जी के सामने 2 कॉलम, सी के सामने 2 कॉलम, टी के सामने सिर्फ एक रहेगा, यू के सामने सिर्फ एक रहेगा, वो डीऑक्सी के साथ करेगा, ये राइबोस के साथ करेगा। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या बन जाएगा, एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, ठीक है, साइटिडीन एंड यूरिडीन। डीऑक्सीराइबोस सुगर न्यूक्लियोसाइड में क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबो एडेनोसाइन, ठीक है, डीऑक्सीराइबो गुआनोसाइन, डीऑक्सीराइबो साइटिडीन, डीऑक्सीराइबो थाइमिडीन। अब न्यूक्लियोटाइड में आ जाओ, तो एडेनाइलिक एसिड, साइटोलिडिलिक एसिड, थाइमिडिनिलिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे आप एसिडिक फॉर्म लिख लो, तो ये आपका पूरा एक टेबल बन जाए। अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, कंप्लीट द टेबल एंड सबमिट इट टू मी। प्लस एमसीक्यूज जो आपके चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, सेल वाले भी चल रहे हैं, और यहाँ पे भी आप लिपिड हो गया आपका, लिपिड के एमसीक्यू सॉल्व करो, मोनो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपके सब कंप्लीट हो जाएंगे, सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए कंप्लीट, इनको आप इनके एमसीक्यू सॉल्व करके आप पीडीएफ सबमिट कर दो, होमवर्क 9.3 9.4 करके। नाउ व्हाट एडेनिन स्ट्रक्चर, अब आपने तो इतने डिटेल में पढ़ लिया है, ये आपको एडेनिन का शुगर मॉलिक्यूल, अब देखो यहाँ एडेनिन का स्ट्रक्चर गायब कर दिया, लिख दिया है एडेनिन, तुम चाहो तो इसको सिर्फ ए भी लिख दो। तो शुगर के साथ अटैच्ड हो गया कार्बन 1, पेंसिल चलनी चाहिए, एनसीईआरटी में पेंसिल चला लोगे तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। C1 पोजीशन पे एडेनिन आके बाइंड कर गया, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास 1 2 3 हो गया राइबोस शुगर में। देन आप देख रहे हो इसी एडेनिन में फिफ्थ कार्बन पे आ गया फॉस्फोरिक एसिड, क्या बन गया वो, एडनाइलिक एसिड। कहानी खत्म। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने तो इलेबोरेट करके स्ट्रक्चर्स देख लिए, पढ़ लिया। एडनाइलिक एसिड हो गया एडनिन, इसको लिख लो सुगर, सुगर एंड फॉस्फेट PSNB, ओके। फिर आपको एक पिरिमिडिन का एग्जांपल दिया हुआ है, यूरेसिल, यूरिडीन, यूरेसिल प्लस शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड में नहीं दिया है कोई स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, आपको सब समझ में आ गया है कि फिफ्थ पोजीशन पे इसी स्ट्रक्चर के क्या करना है, इसको इसी स्ट्रक्चर के फिफ्थ पोजीशन पे आप फाइंड कर दो। Diagrammatic representation of a small molecular weight organic compound in living tissues. ओके, तो फॉस्फेट ग्रुप, सुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये है आपका बढ़िया वाला एक स्ट्रक्चर जिसमें आपको सबके ओपन फॉर्म में लिखे हुए, ओपन फॉर्म में आपको पढ़ने में आ रहा है। जस्ट यहाँ पे क्या नहीं है, मिसिंग है कि कार्बन की पोजीशन नहीं,
अब सब कुछ एक साथ आ जाएगा ना, तो आप इमेज को देख के डर जाओगे बेटा। दैट्स वाई आप याद रखो, आपको ऑलरेडी एक इमेज में मैंने पोजीशंस दिखा रखी है और बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ये होता है कार्बन 1 जो कि बाइंड कर रहा है आपका नाइट्रोजनस बेस के साथ, ये है कार्बन 2, ये है कार्बन 3। अब यहाँ पे 2 पे OH नहीं दिख रहा है, तो आपको बिना बोले समझ जाना चाहिए कि ये डीऑक्सीराइबोज का पार्ट है, मतलब डीएनए का पार्ट होगा। फिर आपका सुगर आ गया, एंड कार्बन 5 इज द फेवरेट, फिफ्थ कार्बन इज फेवरेट पोजीशन फॉर फॉस्फोरिक एसिड। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इसके नीचे अब फॉस्फेट की दूसरी चेन आ रही है, ठीक है, फॉस्फेट दोबारा बाइंड करना है, तो इसका फिफ्थ पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। नाउ विच पोजीशन इज अवेलेबल? 3। यही मैं आपको उस टाइम बता रही थी, थर्ड से बाइंड कर जाए। ओके तो हमेशा एक एंड पे 5 प्राइम एंड होता है जो कि फॉस्फेट को बेयर करता है, और एक एंड हमेशा फ्री होगा, लास्ट वाला 3 प्राइम एंड जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। समझो हम क्या कह रहे हैं, पी एस पी एस पी एस पी एस, यही तो बैकबोन चल रहा है। तो ऑलवेज क्या होगा, या तो इधर पी ले आओ तुम, तो पी रहेगा तो आपका फॉस्फेट रहेगा, लेकिन आप शुगर पे एंड करोगे तो आपका शुगर का थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, दैट्स वाई इसको 3 प्राइम एंड कहते हैं। एंड फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, दैट्स वाई एक एंड को फिफ्थ प्राइम कहते हैं। अरे बाबा देखो ध्यान से सुनो, जब हमने अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का बताया था, तो हमने बताया ना कि एक एंड क्या होगा, अमाइनो एंड होगा, एक एंड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एंड होगा। उसी तरीके से आप लॉन्ग चेन बना रहे हो बेटा, तो उसका कोई सोर्स होगा ना, कोई और होगा, मतलब एक इनिशियल और एक एंड। तो हमेशा इनिशियल पॉइंट पे आप ये इमेजिन करो कि ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो वो क्या हो गया 5 प्राइम। क्यों? क्योंकि वो फिफ्थ कार्बन से अटैच था। और एंड वाला सुगर, अब इसके बीच में आप नंबर ऑफ सुगर ले आओ बेटा, नंबर ऑफ सुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड की चेन ले आओ, और फिर तो कहीं ना कहीं तो एक एंड होगा ना बेटा। तो उस एंड पे हमेशा 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, क्योंकि उसके बाद फॉस्फेट नहीं होगा। इतना कोई बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये तो हम पढ़ाते रहेंगे, बार बार आता रहेगा, पर कोशिश करो समझने की तो आ जाएगा। हाइड्रोक्सिल एंड फ्री, तो 3 प्राइम एंड है। क्यों? थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फ्री है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अभी इतनी बात समझ में आई, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक न्यूक्लियोटाइड में आपके रुक जाओ एक मिनट, एक न्यूक्लियोटाइड में आपकी बात हो गई नाइट्रोजनस बेस की, सुगर की, फॉस्फेट ग्रुप। सेंटर में हमेशा सुगर होगा, फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर, इसी को तो बोलते हैं डीएनए का बैकबोन। ठीक है, और स्टेयर्स में जो लैडर होते हैं ना, जिसपे आप ऐसे पैर रख के चढ़ते हो, अगर आपने आपने वो क्या बोलते हैं वुड वाली स्टेयर देखी हो, तो दैट इज नाइट्रोजनस बेस, ये बॉन्डिंग होगी, तब ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बनता है, दो स्ट्रैंड आपस में आते हैं। तो अभी आप इतना समझ लो कि इसके इधर भी बॉन्ड बनना है, इसके नीचे भी बॉन्ड बनना है, इसको ऊपर भी बॉन्ड बनाना है, तो सब फिर से एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो पॉलीमर बनेगा ना बेटा। अभी तो आपने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, आप समझने की कोशिश करो हम क्या समझा रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड बना, मोती की माला की एक मोती बनी आपकी, दिस इज वन पर्ल ऑफ डीएनए नेकलेस। आई समझ में बात? रिप्लाई करो आई तो। अब देखो, हमने 2 यूनिट 3 यूनिट तक ले गए हम, तो जो हम कह रहे हैं वही चीज दिख रही है, हम पहले दिखाते इसलिए नहीं है कि तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे। समझो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, और फिर से समझने के लिए मेहनत करो थोड़ी सी, लिटिल बिट, कोई बात नहीं, पूरी बिट आ जाएगी। चलो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका सुगर,
एक हम कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए हमने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन इनके स्ट्रक्चर को हटा दिया, सिर्फ नोटेशन दे दिया कि AGCT वहां पे प्रेजेंट है। नाउ व्हाट, पहला सुगर बाइंड कर रखा है फॉस्फेरिक ग्रुप से फिफ्थ एंड पे, फिफ्थ कार्बन पे। अब फ्यूरान रिंग में जाना पड़ेगा इसके लिए बेटा, 5 साइडेड रिंग वहां पे पढ़ा दिया था मैंने। तो मैंने दिखाया था कि साइकिल के बाहर एक CH2OH रहेगा। CH2OH है तो मतलब CH2OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पास, यही तो उसके काम की चीज है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फॉस्फेट आयन रिएक्ट करेगा एंड वहां पे फॉस्फेट और CH2 के बीच में लिंकेज बन जाएगा, OH हट जाएगा। ओके, तो एक लिंकेज बन गया। अब इसी सुगर को तो दूसरे फॉस्फेट से भी बाइंड करना है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया। नाउ व्हाट, थर्ड पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, उसने एक फॉस्फेट को और जोड़ लिया। ये फॉस्फेट अभी एक ऑक्सीजन इसके पास और है, एक और जुड़ सकता है, तो फिर से दूसरा सुगर आया, दूसरे सुगर के पास इसकी फेवरेट वाली पोजीशन फ्री थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो इसने कहा कि मुझे CH2OH से जुड़ना है। CH2OH से हाइड्रोक्सिल आयन को निकाल दिया और बाइंड कर गया। तो एक फॉस्फेट ऊपर के साइड में 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है एंड नीचे के साइड में 5 प्राइम एंड पे जुड़ता है। दिस इज द समरी। ये सुगर 1 होगा, ये सुगर 2 है, ये मैं आपको बताना चाह रही। दैट्स वाई फॉस्फेट 2 एंड से जुड़ते हुए चलता है, अपने दोनों पोर्शन से वो जुड़ेगा। आप ऐसा सोचो ना, अब छोड़ो यार ये सब फॉस्फेट वॉस्फेट छोड़ो, जस्ट समझो ये है ए, चिंटू है, ये बी है, मिंटू है, ये सी है, सिंटू है, कुछ भी लिख दो यार, सिंटू है। ठीक है, तो चिंटू, मिंटू, बिंटू, सिंटू ये सब क्या आपस में दोस्त हैं, बट मिंटू सिंटू आपस में जुड़ ही नहीं रहा है, तो बीच में उनको कौन जोड़ रहा है, चिंटू। तो चिंटू ने ऊपर भी बॉन्डिंग बना ली और नीचे भी बॉन्डिंग बना ली, अब तीनों की दोस्ती चलती रहेगी। बी और सी को जोड़ने का काम किसने कर दिया, चिंटू ने। तो यहाँ पे जोड़ने का काम आप किसके थ्रू करवा रहे हो, फॉस्फेट के थ्रू। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए एंड में कौन आया था, फॉस्फेट आया। तो फॉस्फेट ने क्या किया कि न्यूक्लियोसाइड जितने बने हुए थे उनके बीच में आके वो कनेक्शन बनाता गया और वो सारी एक चेन में आ गए और बैकबोन ऑफ दैट इज डीएनए, देन बैकबोन ऑफ डीएनए बन गया। इफ दैट इज आरएनए, देन बैकबोन ऑफ आरएनए बन गया। अभी समझ में आया? और सुन लो थोड़ा, अगर हम डीएनए को पूरा ओपन कर लें तो डीएनए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स भी खोल दिया हमने। अभी ध्यान से सुनना, इसके बाद मेरे समझाने का कोई फिर तरीका बचेगा नहीं। ठीक है, तो आपने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी वाला गेम खेला होगा, उसमें इस तरीके की सीढ़ी तो देखी होगी। रियल में अगर देखो, रत्नागिरी बहुत ज्यादा, हम नहीं मानते कि बहुत ज्यादा कमर्शलाइज एरिया है, तो हम इतना मानते हैं कि ये वाली सीढ़ियां तो सबने देखी होगी। देखी है या नहीं देखी है, लकड़ी वाली बांस की जो सीढ़ी बनती है वो देखी है या नहीं देखी, देखी है। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ जरा, बिना, एक मिनट रुको, मुझे को कलर थोड़ा चेंज कर लेना। बिना रेड वाले बांस के आप क्या ब्लैक वाले बांस को जोड़ के सीढ़ी बना सकते हो? बिना रेड वाले के क्या ब्लैक वाले को जोड़ के सिर्फ सीढ़ियां बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना, तो इसकी बैकबोन कौन सी हुई, ये हुई ना। इसी तरीके से बेटा ये क्या है, ये सुगर और फॉस्फेट है डीएनए में, और ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब आप देखो, नाइट्रोजनस बेस हमेशा साइड में जा रहा है। अब इसी तरीके से आप एक और नाइट्रोजनस बेस की इस साइड में आप चेन लगा लोगे, चेन बनाओगे तो फॉस्फेट सुगर, फॉस्फेट सुगर, और इधर का नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा इस साइड, तो वो दोनों के बीच की पेयरिंग हो जाती है। ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है। तो वो जो आपने ब्लैक ब्लैक कलर का ये वाले बम्बूस छोटे छोटे लगा रखे हैं, दैट इज नाइट्रोजनस बेस इज हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन इसका पूरा बैकबोन, पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शुगर और फॉस्फेट चेन के ऊपर। अभी समझ में आया? अब तुम समझ सकते हो कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, कैसे मुझे जाके ग्रेजुएशन और पीजी में समझ में आया होगा, वो विद पोजीशन विद बॉन्डिंग। तुम्हें तो अभी मैंने एस्टर बॉन्ड यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया, ठीक है? कैसे बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं, कैसे ये सारे बॉन्ड बन रहे हैं, वो तो आप तब पढ़ोगे जब पहले ये तो देख लो कौन किससे जुड़ा है। तो चिंटू मिंटू और सिंटू से कैसे जुड़ा है ये समझ में आया? ओके, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको बेटा पहले उसके देखो छोटे छोटे टुकड़े आपने पढ़े, नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया, सुगर पढ़ लिया, फास्फोरिक एसिड देख रहे हो आप। नाउ व्हाट? अब जोड़ रहे हैं हम सबको, ठीक? कौन कहाँ से जुड़ सकता है? सबसे ज्यादा इजी होता है हटाना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हटा दिया हमने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दिया, फर्स्ट पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नाइट्रोजनस बेस ले आए, सेकेंड पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले से हटा, अगर डीएनए होगा, ठीक है? आरएनए में पॉसिबिलिटी है, लेकिन आरएनए भी इसी तरीके से चेन बनाता है, तो वो थर्ड वाले को एंगेज रखता है, सेकंड वाला इसीलिए तो आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि उसके पास एक रिएक्टिव साइट स्टिल प्रेजेंट रहता है, डीएनए के पास नहीं है, डीएनए स्टेबल हो जाता है। अब डीएनए के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा ही नहीं ना, सिर्फ लास्ट वाले सुगर मॉलिक्यूल पे रहेगा, जो कि 3 प्राइम एंड बना देगा, तो इसलिए डीएनए मोर स्टेबल होता है। दिस इज वन पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी कंपैरिजन, ठीक है? तो फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया नाइट्रोजनस बेस ने, फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, फिर फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है फॉस्फेट, दूसरा सुगर आया, उसके भी फिफ्थ कार्बन से नीचे के साइड अगर वो ऐड हो रहा होगा तो फॉस्फेट आ जाएगा, तो फिफ्थ थर्ड इस तरीके से अटैच होते हुए चलेगा। तो फिफ्थ पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन इज engaged इन द फॉर्मेशन ऑफ phosphate sugar backbone. C5 and C3 involved. चलो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, रहने देते हैं। क्लियर? सम स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स अदर देन डीएनए आरएनए, और भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको आप लोग देखेंगे, कल देखते हैं, ठीक है? जिसमें आप एटीपी से बहुत बढ़िया से मुखातिब हो रखे हो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, व्हाट इज एटीपी, ठीक है? तो कुछ एडिशनल देखेंगे, उसके बाद ये आपका कल कंप्लीट, एंड देन आप मैक्रोमोलिक्यूल में एंटर कर जाओ। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, चार्ट जो टेबल बनाने को कहा है वो टेबल बना के उसको सबमिट करो, पैरेलली एमसीक्यू सॉल्व करो, सेल का आज लास्ट डे है, उसके एमसीक्यू सबमिट कर दो कि हो गए सॉल्व, उसको सबमिट करो। आप सेंटर आते हो तो उसको चेक करा लो कि ये हमने सबमिट कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेल चैप्टर आपका फुल पैकअप है, एनसीईआरटी डन, एनसीईआरटी डन हो चुकी है, आप टिक लगा दो, ठीक है? मॉड्यूल एमसीक्यूज डन हो गया है तो टिक लगाओ, एक्स्ट्रा पीडीएफ डन, एमसीक्यूज डन, टिक लगाओ। अरे मैम की नोट्स तो रह गई, एनसीईआरटी के बाद लिखो नोट्स, बन गई, साइंटिस्ट लिस्ट बन गया, टेबल बन गया, ठीक है? मैम ने जो नोट्स दिया है डन। फिर एनसीईआरटी की इमेजेस हो गई हमारी रेडी, हमने पढ़ लिया डन, टेबल पढ़ लिया डन, ये सब डन, तो सेल चैप्टर डन, कुछ नहीं आने वाला इसके बाद से। इस तरीके से आपका फुल पैकअप होता चलना चाहिए हर एक चैप्टर। अभी तुम यहाँ आई एज्यूम कि ये सब डन है, सबका सिर्फ ये चल रहा है, इसको आज के आज अब इसको कंप्लीट करो, और ये डन करा के अगले 4 to 5 डेज में आप सेंटर पे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जब आप विजिट करो, कुछ डाउट्स लेके आओ, फैकल्टी से इंटरेक्ट करो, सिर्फ इसको दिखाने के लिए मत आओ, तुम्हारा टाइम थोड़ा कीमती है, वैल्यू समझो उसका, ठीक है? आओ और इसको चेक करो और फिर घर जाओ, डाउट्स कोई पूछना।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डाउट्स ले आओ, टीचर को कांटेक्ट कर लो कि मैं आने वाली हूँ, मुझे चेक कराना है, और फिर आके दिखा के और चले जाओ डाउट्स क्लियर करके। In ribose, hydroxyl on second carbon forms bonds or not. In some condition बेटा when RNA बनाने के लिए नहीं फॉर्म करेगा, बट वो आपको मैं बताऊंगी जब आप राइबोसाइन पढ़ोगे मुझसे, आरएनए के एक्टिविटी देखोगे, तब मैं बताऊंगी कि कहाँ पे वो इन्वॉल्व है। आरएनए बनाने के लिए सेम बैकबोन चेन रहेगी C5C3 वाली। जो स्टेबल बनाने के लिए, जो टेबल बनाने के लिए कहा है वो मुझे समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करो ना मैम, कहीं थी। देखो बेटा, मैं क्या कह रही थी आपको कि इस पैराग्राफ में आपके इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालना स्टार्ट करोगे? फर्स्ट टेबल में लिखो नाइट्रोजनस बेस, तो आपने लिखा नाइट्रोजनस बेस, क्या क्या मिला आपको? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, तो आप यहाँ पे लिख दो 5 नाइट्रोजनस बेस। देन आपको क्या देखना है कि दे अटैच टू अ सुगर, तो सुगर की डिटेल आपको मैम ने बताई है। नाउ गो टू सुगर, यहाँ पे कॉलम बनेगा, या तो राइबोस सुगर से बाइंड करेगा या तो डीऑक्सी राइबोस सुगर से बाइंड करेगा, दो पॉसिबिलिटी आ। तो जब जब आप राइबोस से एक्सेप्ट यूरेसिल एक्सेप्ट थायमिन आप सबको बाइंड कराओ, और यहाँ पे लिख दो उसके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड, एक के सामने एक, तो आपको क्या मिलेगा? ये अगली वाली लाइन, एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, थायमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, तो सबके न्यूक्लियोसाइड लिख लो आप, फिर आप लिख लो न्यूक्लियोटाइड, और कुछ मत करो, ठीक है? वो आरएनए डीएनए के लिए आप अलग मत करो, यहाँ पे आप लिख लो इसे। अदरवाइज मैंने ये बोला कि न्यूक्लियोसाइड के दो कॉलम बना लो, राइबो न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, तो एक बार आप डीऑक्सी राइबोस के साथ बाइंड कराओ और एक बार राइबोस के साइड बाइंड कराओ, तो एडनोसाइन डीऑक्सी राइबो एडनोसाइन आ जाएगा, ठीक है? गुआनोसाइन डीऑक्सी राइबो गुआनोसाइन आ जाएगा, तो उस तरीके से आपके दो कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे, एंड फाइनली आप उनके अंदर एसिड ऐड कर दो, तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड फॉर्मेशन ऑफ एडनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, यूनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटोडेलिक एसिड, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड। इनको सिर्फ आप ऐसे ही लिख लें, इसमें आपको डीऑक्सी लगाने की नीड नहीं। तो ये पूरी टेबल आपकी, इस पैराग्राफ को आप टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। चलो अभी टाटा बाय बाय, रिवाइज कर लो, कोई डाउट होगा कल देखेंगे। टेक केयर बच्चा, ऑलवेज वेलकम बेटा, बाय।